वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम मैथ्स का मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्व करेंगे सितंबर मंथ का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। यहाँ की शुरुआत के सवाल हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो देखते हैं 51 क्वेश्चन। सेक थीटा की वैल्यू m और टेन थीटा की वैल्यू n दे रखी है। ओके, हमें कुछ एक्सप्रेशन दिया वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सब में वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/m, चलो इसके इक्वल टू डायरेक्ट कैलकुलेशन चालू कर रहे हैं। 1/m यानी कि सेक थीटा, m प्लस n यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप। अगर कि आपको याद है कि 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। क्योंकि अगर, चलो प्रूफ भी दिखा दे फटाफट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर से हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर से मैं बोल सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो किसके बराबर हो सकता है? 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। तो पहला टर्म तो एज इट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये 1/सेक प्लस टेन का आंसर मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन टेन कट गया, सेक प्लस सेक हो गया 1/सेक थीटा, ब्रैकेट में हो गया 2 सेक थीटा। सेक से कट गया, मेरा आंसर आ गया 2, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो अहमदाबाद आंसर सही रहेगा 51 क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट, तो काफ़ी इजी सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। द वैल्यू ऑफ, ओके, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इजी सवाल है। वैल्यू पुट, चलो 10π/6 होता है दोस्तों 1/√3, और का स्क्वायर कर दिया -5। कोसेक π/4 होता है 2 स्क्वायर माइनस 1/3, साइन π/4 होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, ये बन गया 4/3 माइनस 5 हो जाए 20 माइनस 1/6। चलो एलसीएम एलसीएम 60 हो जाएगा क्या? नहीं 60 हो जाएगा ना। ओके, तो इसको 4 टू जा 8, 3 टू जा 6, माइनस 26 जा, कुछ गलती नहीं हो रही है। और ये -1, एक मिनट देख लेते हैं। 10π/6 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया, -5 कोसेक π/4 यानी, ओ छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे दोस्तों। कोसेक π/4 का वैल्यू √2 आता है। ओके, तो कोसेक π/4 की वैल्यू √2 यहाँ पे रखी थी, तो √2 का स्क्वायर बन गया 2 और 5 टू जा बन गया 10। ओके, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मिडिल टर्म जो है वो 120 की बजाय, क्योंकि 6 एलसीएम लिया यहाँ पे बन जाएगा 60 और माइनस ये 1। चलो 8 में से 1 गया 7, 7 में से 60 गया -53/6। देन आंसर विल बी बॉम्बे ही है। तो 52 में आंसर आ गया बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 53। क्या दे रखा है दोस्तों इसमें? एक इक्वेशन दिया है 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 81 की पावर, एक काम करें, अब देखो ये साइन वाला है, कॉस स्क्वायर की जगह आप 1 साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, है कि नहीं। ओके, तो अब क्या हुआ देखो 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये, इसको 81 की पावर 1 इंटू 81 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। ओके, ये नहीं करना है तो ये कर लीजिए, है ना। 81 की 1 पावर और डिवाइड में हो गया 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अगर पावर माइनस है तो डिवीजन हो जाएगा 30। कौन सा रूल हुआ? a⁻m - n विल बी a⁻m/a⁻n। ये चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगी। अब देखो दोस्तों क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को मान लेते हैं t, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारा किस में रिड्यूस हो जाएगा? t प्लस 81/t इक्वल टू 30। एलसीएम ले लेते हैं, टी स्क्वायर और टी सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको एक साइड लेके आते हैं। ओके, 81 के फैक्टर तो 27 3 जा
तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे t-27 t-3 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ से दोस्तों मुझे t की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक 27 और दूसरा है t का वैल्यू 3। ओके, अभी देखो t क्या है, अभी तो 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका मैं लिख लूँ 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स का आंसर 27 मिला है और 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स का पावर मिला है 3। अब एक काम करें, दोनों साइड 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 81 को दोस्तों लिख ले 3 की 4 पावर और इसको लिख देंगे 3 का क्यूब, साथ में इसको लिख दे 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दे 3 की 1 पावर। नाउ बाय पावर कंपैरिजन मैं फाइंड कर सकता हूँ कि ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो इससे मुझे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिला दोस्तों 3/4 और साइन स्क्वायर एक्स का दूसरा वैल्यू मिल गया 1/4। यानी कि साइन एक्स की दो वैल्यू, एक √3/2। अच्छा, और दूसरा देखो भाई √3/2 और -√3/, मैं लिखूँ उससे पहले सोच रहा हूँ कि एक्स 0 से पाई में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब स्टोरी ये है कि दोनों ही जगह साइन तो पॉजिटिव ही है, तो अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू दोस्तों 0 से पाई, ठीक है, अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू √3/4 है तो उसका रूट हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होने वाला नहीं है, तो ये दोनों पॉजिटिव रूट ही आएगा। रीजन है 0 से पाई, यानी कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से। अब सोचिए दोस्तों, साइन एक्स इक्वल टू √3/2 है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? तो अब 0 से पाई है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में दो सॉल्यूशन ये मिलेंगे और इसके भी दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टोटल 4 सॉल्यूशन मिले हैं। ओके, कैसे वो भी देख सकते हैं हम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स √3/2 होगा, मतलब π/3। सेकंड में होगा π-π/3। इसी तरह इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, सेकंड में हो गया π-π/6। तो 1 2 3 4 सॉल्यूशन हमें यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान सवाल था कि 81 की साइन स्क्वायर एक्स को t मान के सॉल्व किया, फिर पावर कंपैरिजन करके। यहाँ पे एक खास ध्यान रखें कि तकलीफ हो सकती है कि साइन एक्स अगर यहाँ प्लस माइनस हम जनरली लिखते हैं, बट यहाँ प्लस लिखने का रीज़न है कि 0 से पाई में था, तो 0 से पाई में इसके 4 सॉल्यूशन, यानी कि 53 में आंसर आ गया दोस्तों बॉम्बे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉट 15 का वैल्यू दे रखा है। ओके, तो मैं बोल लूँ कि tan 15 डिग्री हो जाएगा 1/m। ये तो क्लियर है। ओके, अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन जो है tan 225। ओके, इन सबको तोड़े थोड़ा। अब देखो tan 225 की नियरेस्ट, इसको बोल दो 180 + 45 प्लस इसको बोल सकते हैं tan 360 डिग्री -15 डिग्री। मतलब सबको हम जानते हैं कि अगर पाई या 2 पाई के नियरेस्ट में तोड़ना होता है। 195 को लिख दिया, 105 को लिख दिया, 90 + 15। ओके दोस्तों, अब 180 यानी पाई हो गया, tan पाई + थीटा कहाँ जाएगा दोस्तों? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट बन गया tan 45। 360 यानी दोस्तों 2 पाई हो गया, और 2 पाई यानी कि 2 पाई - थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट tan नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। नीचे यहाँ पर भी tan 15 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे 90 + थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो tan नेगेटिव, तो साइन चेंज भी होगा, और 90 यानी कि π/2 की वजह से tan का कॉट भी हो जाएगा। ओके, अब कॉट 15m है, tan 15 1/m है, इस्तेमाल कर लेते हैं। tan 45 1 - tan 15 यानी 1/m, tan 15 + कॉट 15 की वैल्यू m। एलसीएम ले रहे दोस्तों, तो m - 1/m² + 1। ये आंसर मुझे मिल गया, यानी कि ऑप्शन दिख रहा है मुझे ए यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम। 55। ओके, कुछ साइन के मल्टीप्लिकेशन दिए, साइन π/16, साइन 3π/16। ओके, तो इसी के इक्वल टू हम करके आगे बढ़ रहे हैं कि देखो ये π/16 है, ये साइन 3π/16 है। अब क्या कर सकते हो, साइन का तो वैसे भी कोई मल्टीप्लिकेशन का -2 एसेस करने के अलावा फॉर्मूला है नहीं, बट 4 टर्म है तो सोचिए कि कॉस में कन्वर्ट किया जाए। तो अब पहले दो छोटे एंगल को ऐसे रखते हैं और पीछे वाले देखो साइन 5π/16 है, उसको लिख दूँ 8π - 3π/16, और इसको लिख दूँ 8π - π/16।
16। अब इससे ये दोनों एज इट इज। अब ये क्या बन गया दोस्तों, साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, और ये बन गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। ओके, अब फाइनल ये बन गया साइन पाई बाय 16 इंटू साइन 3 पाई बाय 16। अब दोस्तों साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, तो ये कॉस 3 पाई बाय 16 और वो बन गया कॉस पाई बाय 16। अब दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं बाहर 4 से डिवाइड करता हूँ, तो अंदर देखो अंदर जो 4 आया वो दो तरह लगा दिया, एक 2 साइन पाई बाय 16 इंटू कॉस पाई बाय 16, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जा रहा है, इंटू एक 2 जो आया वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब क्या हुआ, 1/4 आ गया कौन, अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 पाई बाय 16 दोस्तों पाई बाय 8 बन गया। इसका भी सोचो साइन 2 थीटा यानी साइन 3 पाई बाय 8 बन जाएगा। ओके, अब भी दो मेथड है दोस्तों। पहला कि इसको फिर से घुमा लिया जाए कॉस में, वरना 2 भी लगा सकते हैं यहाँ पे, वरना शुरुआत वाली पैटर्न ही फिर से लगाए, तो ये साइन पाई बाय 8, इसको लिख दे साइन 3 पाई यानी कि लिख दो 4 पाई माइनस पाई बाय 8। अब इससे दोस्तों ये क्या होगा, 1/4 का 1/8 करो, दिख रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ओके, और साइन 4 पाई बाय 8 यानी कि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। ओके, ये बन गया 1/8 2 साइन थीटा इंटू ये साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बन गया कॉस पाई थीटा। तो ये दोस्तों बन गया 1/8 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा यानी साइन 2 पाई बाय 8। ओके, साइन पाई4 की वैल्यू दोस्तों है 1/√2, रेशनलाइज किया ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 2 इंटू 2 हो गया, तो ये √2/16 है ना। यहाँ से देखो √2 से मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे डिवाइड किया, डिनोमीटर में अगर रेशनल टर्म है तो हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आंसर √2/60 देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 55 से बाद 56। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल, √2 साइन अल्फा। ओके, ऊपर एज इट इज है, नीचे एक फॉर्मूला है दोस्तों को 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/7। साथ में दोस्तों ये बोला कि अल्फा जो है वो 3 पाई बाय 4 से पाई में है। एक बात सोचे, 3 पाई बाय 4 से पाई यानी इंटरवल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हाँ यानी सेकंड क्वाड्रेंट का पोर्शन है, पाई से छोटी वैल्यू है देखो, और पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यू, तो ये है हो गया दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और कॉस जो है वो नेगेटिव होगा, वो इसलिए दोस्तों लगाना पड़ा कि अब देखो यहाँ √2 साइन अल्फा, और नीचे जब स्क्वायर रूट खोलेंगे ना तो रूट और स्क्वायर निकलता है तो मोड लगता है, बट क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस कॉस अल्फा रहेगा। दोस्तों ये चीज़ खासी ध्यान रखनी है, वरना यहाँ पे अगर कॉस अल्फा रखेंगे डायरेक्ट तो आंसर चेंज हो सकता है। तो फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट लिया, इसलिए मैंने देख लिया कॉस अल्फा जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने की वजह से यहाँ माइनस आया, √2 कट गया, साइन ओवर कॉस हो गया -10 अल्फा इक्वल टू 1/7। तो इससे दोस्तों मुझे मिल गई 10 अल्फा की वैल्यू है जो कि है -1/7। ओके, अब cot 2 अल्फा है तो tan 2 अल्फा फाइंड कर लेते हैं एक बार, फॉर्मूला है 2 tan अल्फा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 2 इंटू -1/7 अपन 1 माइनस 1/49 स्क्वायर कर दिया, ये बन गया -2/7। ये हो गया 1-49 एलसीएम आएगा तो 49 - 1 यानी 48/49। तो फाइनली -2/7 मल्टीप्लाई 49/48, इसको काट ले तो -7/24 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू दोस्तों है, tan 2 अल्फा की, मुझे चाहिए cot 2 अल्फा, तो कर दे रेसिप्रोकल -24/7। तो ऑप्शन में देखने जाए तो यहाँ पे 56 में मुझे अहमदाबाद आंसर दिख रहा है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कोसेक -1410 डिग्री। ओके, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो दो चीज़ें दोस्तों, तो जो कोसेक है तो पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा कि ऑड फंक्शन है, इसको डिग्री में करें इससे अच्छा रेडियन में कन्वर्ट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई पाई/180, अब ये बन गया है रेडियन। तो दोस्तों ये बन गया माइनस कोसेक, 0 0 तो कट जाएगा, 141 पाई/18। अब बोलते हैं
18 का टेबल, तो 18 8 जा 18 18 144, तो ऐसे लिख दो 18 8 जा और 144 माइनस 3। क्लियर हुआ दोस्तों क्या किया? तो ये 18 8 जा 144 हो गया, माइनस 3 के 141 हो जाएगा। अब इसको देख ले, तो दोस्तों कोसेक 8 पाई माइनस थीटा, 8 पाई यानी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई सारे 8 पाई माइनस, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आया दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ के कॉस पॉजिटिव होता है तो कोसेक नेगेटिव आएगा, तो एक और माइनस का साइन लगेगा जिससे ये बन गया पॉजिटिव, तो ये बन गया कोसेक 3 पाई बाई 80। अब 3 पाई बाई 18 दोस्तों मतलब पाई बाई 6 ही हुआ, कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू होता है दोस्तों 2। तो ऑप्शन देखे तो बॉम्बे आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट का थोड़ा रोल था और एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो आगे बढ़ते, ओके ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म हुआ दोस्तों। यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चालू हो रहा है। पहला सवाल है डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, ओके 2 पॉइंट दे रखे दोस्तों, पहले लगा लेते। ए पॉइंट है स्मॉल ए साइन थीटा कॉमा 0, बी पॉइंट है 0 कॉमा ए कॉस थीटा। अब क्या बोला, मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग ए एंड बी, तो सपोज मान लेते हैं मिड पॉइंट एम है, डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस मिड पॉइंट का मुझे ओरिजिन ओ से डिस्टेंस ढूंढना है दोस्तों। तो पहले हम मिड पॉइंट एम फाइंड कर लेते हैं, फिर ओ एम डिस्टेंस निकालना तो और भी आसान है। ओके तो ए बी का मिड पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है दोस्तों कि x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि ए साइन थीटा प्लस 0/2, और दूसरे में बन जाएगा, तो ये बन गया एम के कोऑर्डिनेट दोस्तों मुझे मिल चुके। तो अब तो और भी आसान है कि ओ एम डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ओरिजिन से तो डायरेक्ट हो गया √x² प्लस y² a/2 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस a/2 कोस थीटा का स्क्वायर। दोस्तों ये बन गया a²/4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस a²/4 कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों a²/4 अगर रूट से कॉमन निकालेंगे तो बन गया a/2, अंदर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया 1, और 1 का रूट बन गया 1। तो डिस्टेंस यहाँ पे आ गया मेरा दोस्तों a/2, यानी कि ऑप्शन बी सी यहाँ पे हो गया सही मेरा। तो देखो ए बी का मिड पॉइंट एम फाइंड कर लिया सम डिवाइड बाई 2 से, और बोला उस मिड पॉइंट का ओरिजिन यानी उगम बिंदु से डिस्टेंस। तो यहाँ पे सॉल्व हो चुका सवाल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। क्या स्टोरी है दोस्तों, एक लाइन है एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम दे दिया ए, 2√3, 1। वो क्या बोला, इस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर बन रहा है उस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करना है। इन शॉर्ट मुझे अगर यहाँ एम ले तो ए एम डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। तो अगर दोस्तों आपको याद है कि किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है कि ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b²। तो हमारे इस सवाल में दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो ये वाला सवाल है, ये लाइन है ax प्लस by प्लस सी, और ये पॉइंट हो गया x1 y1। तो x की जगह 2√3 प्लस √3, y की जगह 1 माइनस 23√3, और नीचे √a² प्लस b²। ए यानी x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर बन गया। तो ये 2√3 प्लस 1√3 माइनस 23√3, नीचे है दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। देखो 2 प्लस 1 3√3 माइनस 20 मोड में आएगा दोस्तों माइनस 20√3, नीचे बन गया 3 प्लस 4 का √2, मोड हटाएंगे तो 20√3/2 यानी कि बन गया 10√3 यूनिट। तो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों मेरा बॉम्बे आंसर सही है 59 क्वेश्चन में। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये भी थोड़ा मतलब थिंकेबल सवाल है। P1 एंड P2 आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन्स। ओके दोस्तों अब ओरिजिन से किसी भी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो अगर फॉर्मूला याद है ax प्लस by प्लस सी 0, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस होता है ओरिजिन ओ, तो क्या होता है मोड सी अपॉन √a² प्लस b²। ये अगर आपको रिकॉल है
तो अब लगाए, चलो पहला लाइन L1 मान ले और दूसरा लाइन मान लेते हैं दोस्तों L2। ओके, तो L1 है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा और ये माइनस a इक्वल टू 0। L2 है x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस a cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, देखो ये a और b है और ये o c का वैल्यू है। तो अगर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हम निकालें तो पहला वाला डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ d1 दोस्तों, वो क्या होने वाला है मोड माइनस a। अच्छा, इन्होंने बोला ये ना दोस्तों p1 लेना है उसको, फर्स्ट डिस्टेंस को, तो अभी d1 बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको p1 नाम दे दिया। चलो, तो पहला वाला डिस्टेंस p1, तो मोड ऑफ माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों देख के लग रहा है कि p1 स्क्वायर और p2 स्क्वायर दिख रहे हैं, मतलब मुझे इसका स्क्वायर अभी से कर लेना चाहिए ताकि ये रूट बार बार लिखना ना पड़े। ओके, दूसरा बात ये है दोस्तों कि दूसरा वाला L2 जो इक्वेशन है वो उसमें कॉस और साइन का प्रेजेंस है, तो यहाँ पर भी सेक कॉस की जगह अगर मैं साइन कॉस में कैलकुलेशन करूँ तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो सेक स्क्वायर को लिख दूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, रूट पहले से निकल गया कि मैंने स्क्वायर कर दिया, इसको लिख दिया दोस्तों 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम लेके ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक काम और कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टी डिवाइड कर लेते हैं, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू a स्क्वायर। अब नीचे ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 बन चुका। तो दोस्तों अगर फाइनली मैं बोल दूँ कि p1 स्क्वायर का मुझे क्या वैल्यू मिलेगा तो 1/4 a स्क्वायर। अब ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, ये p1 स्क्वायर का वैल्यू। ओके दोस्तों, अभी L2 में उसमें p2 डिस्टेंस है, तो मोड c यानी माइनस a कॉस 2 थीटा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। चलो पिछले वाला की तरह इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपन ये कॉस रूट के अंदर का जो स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो गया, तो p2 स्क्वायर का वैल्यू मिल गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब चारों ऑप्शन देख पा रहे हैं p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर का सम है, किसी में 4। अच्छा, यहाँ देखो p1 स्क्वायर, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूँ दोस्तों, इसको इक्वेशन 2 दे दूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 एंड 2 इम्प्लाइज, अब 1 में न 4 को यहाँ ऊपर ले लिया था, 4 p1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा और p2 स्क्वायर डायरेक्ट ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, दोनों का सम कर लिया जाए। ऐसे ऑप्शन देख के लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए, फिर भी एक बार 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, सामने a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। दोस्तों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो अब ये हो गया आंसर, फाइनली अंदर जो 1 हो गया आंसर आ गया a स्क्वायर। तो ऑप्शन देखा जाए तो मेरा यहाँ अहमदाबाद यानी ए ऑप्शन सही रहेगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो ये लाइन का काफ़ी इजी सवाल था, डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड। क्वेश्चन 61 आया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हमारा सवाल देखते हैं। 61 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है दोस्तों, दो लाइन बात कर रही है ना, दो लाइन दे रखी है, बोला इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब कि दोनों लाइन दोस्तों वाई एक्सिस पे टच कर रही है, ये एक्स है ये वाई है। सब पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। इसने क्या कहा कि दोनों लाइन वाई एक्सिस पे एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस, एक L1 आ गई ये, L2 हो गई ये, तो दोनों क्या कर रही है दोस्तों वाई एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर दो लाइन दोस्तों वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है तो दोनों का वाई इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, है ना, इक्वल होना चाहिए। तो वाई इंटरसेप्ट दोनों का निकाल लेते हैं हम। ओके, तो वाई इंटरसेप्ट जो पहली लाइन जो है L1 का, और दोनों के इक्वल भी होंगे ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं वाई इंटरसेप्ट L1 इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट ऑफ L2, दोनों के इंटरसेप्ट इक्वल रहेंगे। गुजराती में कहिए तो બંનેના અંતઃખંડ સરખા છે બંને અક્ષો પર। ओके, तो अब वाई इंटरसेप्ट ऑफ L1
अब जब भी y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इसमें से मुझे x को 0 रखना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 2m प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस 6। तो L1 का मिल गया, माइनस ब्रैकेट में m प्लस 6 अपॉन 2m प्लस 3। सिमिलरली सेकंड लाइन से अगर देखें दोस्तों, x की जगह 0 रखें तो m माइनस 1 टाइम y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में m माइनस 9। तो यहाँ से मुझे मिल गया m माइनस 9 अपॉन m माइनस 1। दोनों लाइंस y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि दोनों का y इंटरसेप्ट इक्वल था। ओके, दोनों साइड माइनस माइनस कट गए। अब कर रहे क्रॉस मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर प्लस 6m माइनस m माइनस 6, 2m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 3m माइनस 27। ओके दोस्तों, अभी क्या करते हैं, सबको सामने ले जाते हैं। यहाँ बन गया 0, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बन गया m स्क्वायर, और m वाले टर्म देखें अगर तो माइनस 18 प्लस 3 बन गया माइनस 15। वहाँ से माइनस 6 और आएगा, माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21, और ये प्लस 1 यानी माइनस 20m बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, और नंबर बन जाएगा माइनस 21 इक्वल, अच्छा इक्वल टू 0 तो लेफ्ट में दे रखा था। ओके, तो क्वाड्रेटिक मिल गया दोस्तों। तो इसको 21 1 जाए 21, तो एम स्क्वायर माइनस 21m प्लस 1m माइनस 21 इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिल गए। तो m की दोस्तों दो वैल्यू मिलेगी, एक 21, दूसरी मिलेगी -1। तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है यहाँ पे 61, जिसमें ये दो आंसर अवेलेबल है। ओके दोस्तों, तो दो लाइन अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों के y इंटरसेप्ट इक्वल लेके हमने वो कांस्टेंट फाइंड कर ली है। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62। क्या दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन was sum and product of the intercept on axis are 7 and 12। ओके, इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड दे रखे हैं। सपोज x अंतःखंड a मान लेते हैं, y अंतःखंड b मानते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब स्टोरी क्या है, a और b तो नहीं दिए, बट दिया है ना सम और प्रोडक्ट दिए। तो मैं बोल दूँ a प्लस बी है 7, a इंटू बी है 12। अच्छा, ऑप्शंस को देखा जाए 3 4 दिख रहा है ऑप्शंस में, और तो क्लियर दिख रहा है ना। ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करें तो भी ठीक लगेगा, वरना मुझे डायरेक्ट लग रहा है ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 होनी चाहिए, या तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन इसका होगा नहीं। और सॉल्व करना है तो इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर लीजिए, और क्योंकि मुझे ऑप्शंस और इसको देख के इजीली यहाँ आइडिया आ गया है। ओके, तो एक बार इक्वेशन मेरा बन गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। तो अगर ये पॉइंट रखते हैं तो इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, और दूसरा पॉइंट रखते हैं तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इन दोनों में से एक तो ऑप्शन में होना चाहिए, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है ना, 3 यहाँ माइनस है, वो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन आ गया मेरा आंसर, क्योंकि ये लाइन ऑप्शन में थी अवेलेबल। ओके, दूसरा आंसर भी है बट वो ऑप्शन में नहीं, इसलिए ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63। क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ये लाइन ले लेते L1। अच्छा दोस्तों, y इक्वल टू ई लाइन कैसे होगी पता है, y इक्वल टू ई लाइन और इसका स्लोप होगा 0, क्योंकि y इक्वल टू ई लाइन जो है वो इस वर्टिकल लाइन होगी। x अगर y, ये y इक्वल टू ई लाइन है तो कैसी लाइन दोस्तों, वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है 0। चलो दूसरी लाइन हो गई L2, तो स्लोप क्या होता है m2 माइनस a अपॉन बी यानी -1 अपॉन √3। दो लाइन का स्लोप निकाल दिया। अब बोला है उन दोनों के बीच का एंगल, सपोज कि अगर थीटा एंगल होता है तो tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बन गया 0 प्लस 1 बाई √3 अपॉन ये 1 प्लस 0। तो tan थीटा का वैल्यू मुझे दोस्तों मिला है मोड ऑफ 1 बाई √3। अब मोड हटाएंगे तो एक बार tan थीटा लेंगे प्लस 1 बाई √3, दूसरी बार लेंगे tan थीटा -1 बाई √3। अब अगर आपको याद है कि दो लाइन के बीच का एंगल ऑलवेज दोस्तों 0 से पाई में ही होगा। ओके, तो tan थीटा 1 बाई √3 थीटा π/6 हो सकता है, और tan थीटा -1 बाई √3 तो थीटा पाई माइनस π/6 सेकंड ऑर्डर में हो सकता है। या तो आंसर π/6 आना चाहिए, या तो आंसर आना चाहिए 5 π/6। ऑप्शन में आ गया बॉम्बे 5 π/6। तो ओके दोस्तों, तो ये आंसर मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे बढ़े तो 63 के बाद आया 64।
फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विथ वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। देखो इसके दोस्तों एक शॉर्टकट मेथड भी है और दोनों मेथड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 7 - 3 सी पॉइंट है 12,2 और डी पॉइंट है 7,21। ओके, पहला इसका मेथड ये है कि अगर यहाँ पे एक लाइन बना ले डायगोनल, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो होगा ए बी सी डी का एरिया, वो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम बराबर हो जाएंगे। और ट्रायंगल का एरिया आपको फॉर्मूला याद है, तो एक वो मेथड है, तो उससे आंसर आ ही जाएगा। पर उससे भी इजी एक मेथड है जिसके अगर किसी भी आपको पॉलीगॉन या कोई पण बहुकोण हो क्षेत्रफल लगे एरिया फाइंड करવું है, तो उसमें हम एरिया इक्वल टू लिखते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो एक ये मेथड से तो आंसर दोस्तों आ ही जाएगा। कैसे कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ क्षेत्रफल ट्राइंगल ए डी सी। इसका अब 1/2 वाला फॉर्मूला आपके पास है, तो एक वो मेथड है। बट उसके अलावा हम यहाँ एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा रहे हैं कि किसी भी पॉलीगॉन का अगर एरिया फाइंड करना है तो क्या लिख करना है, देखो मेथड, सारे पॉइंट लिखने हैं 1 1 7 - 3 12 2 7 21 और फर्स्ट वाला पॉइंट रिपीट कर लेना है। जो भी आप फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं वो रिपीट करना। अब क्या करना है दोस्तों, कि ये वाले जो क्रॉस जा रहे हैं इनको हम, इसका आंसर कैसे होता है वो बता रहा हूँ। इसके इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ, तो ये जो एरो बनाए ना उनके मल्टीप्लाई का एडिशन करना है। तो 7 1 जा 7 -12 3 जा 36, ओके, प्लस 7 2 जा 14, ओके, 1 1 7 - 3 पॉइंट ठीक से लिखे, ओके। 1 1 है 7 - 3 है 12 2 है और लास्ट पॉइंट है 7,21। तो क्या है 7 1 जा 7 -12 3 जा 36 प्लस 7 2 जा 14 और 21 1 जा 21, ओके। और माइनस में दोस्तों होगा ऑपोजिट वाला माइनस करना है, मतलब देख पा रहे अगर तो ये वाला है, ये क्रॉस, तो वो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉरी -3 फिर 7 2 जा 14 प्लस 12 और 21 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे कर दे, टू 52, तो 252 और लास्ट में 7 1 जा 7। समझ आया फिर से क्या मेथड है, चारों पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट रिपीट करेंगे। अब इस कोई किसी भी एक साइड के सारे क्रॉस जो है वो उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और उनमें से दूसरी वाले जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे। तो इसका फाइनल क्या बनेगा दोस्तों, 1/2 ब्रैकेट खोल लेते हैं 7 - 36 प्लस 14 प्लस 21, इसका ब्रैकेट खोल लेते तो +3 - 14 -252 -7, तो 7 - 7 गया -14 गया, ओके। 1/2 बाहर आई -36 प्लस 21 प्लस 3 यानी कि 21 और 3 24 -252। इसका आंसर दोस्तों 2 से डिवाइड कर ले तो -18 प्लस 12 -252 का आधा 126 हो गया। तो ये -18 प्लस 12 हो गया -6 -126, यानी हो गया 132 मोड हटाया तो पॉजिटिव, ठीक है। तो 132 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ गया। तो एक ये मेथड है थोड़ा जिससे हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल वाला परमानेंट मेथड था आपके पास, उससे भी आप जा सकते थे। अगर वो नहीं करना है तो ये वाला मेथड भी यहाँ पे हो गया, आंसर मेरा ये आ चुका है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 65 फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस का मुझे एक पॉइंट फाइंड करना है, तो लेट वो पॉइंट वाई एक्सिस का ले लेते हैं 0, बी, कुछ भी ले सकते हैं ना, ओके 0, क्या कंडीशन है दोस्तों कि सच दैट एट द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी, मतलब मुझे वाई एक्सिस का ये एम पॉइंट ऐसा है जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। तो दोस्तों ये बोल सकता हूँ कि ए एम इक्वल टू बी एम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए एम स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर, ओके। तो लगाए डिस्टेंस फॉर्मूला 0
माइनस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस है ना डिस्टेंस फॉर्मूला ए और एम का लिए, और ये बन गया बी माइनस 3 का स्क्वायर। अब बी एम का करेंगे तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर 16, इसमें ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। सोलह और 9 मिलके 25 कट गया। माइनस 6 बी माइनस 4 बी से लाएंगे तो माइनस 2 बी इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू -2। हमारा पॉइंट एम विल बी 0, -2। ऑप्शन दिख रहा है सी यहाँ पे सही। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। ट्राइंगल एबीसी में मिड पॉइंट ऑफ साइड्स पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए। ओके, ट्राइंगल बनाना चाहिए हमें। ए है, बी है, सी। वर्टेक्स ए है 1, 2। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स पासिंग थ्रू ए आर दिस एंड दिस, मतलब ए से जो दो साइड पास हो रही है यानी कि ए बी और ए सी, उनके मिड पॉइंट दे रखे दोस्तों। यानी कि ये मिड पॉइंट है -1, 1। कोई भी मान सकते हैं ना, पर्टिकुलर बोला है नहीं कुछ तो। और दूसरा मिड पॉइंट है 2, 3। देन सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ओके दोस्तों, अब जब भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना है तो तीनों कोऑर्डिनेट के सम डिवाइड बाय 3 होता है। बट बी के कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं, बट ए बी का मिड पॉइंट पता है ना। तो अगर सपोज मान ले बी है x2 y2 और सी है x3 y3, तो दोस्तों ए बी का मिड पॉइंट मुझे -1 दे रखा है। तो मिड पॉइंट ऑफ, एक मिनट दोस्तों, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या कैलकुलेशन रहेगा इसका? आंसर दे रखा है -1, और हम करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला होता है अभी x1 तो 1 ही है, 1 प्लस x2/2, और ये 2 प्लस y2/2। कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट -1 इक्वल टू 1 प्लस x2/2 और 1 इक्वल टू 2 प्लस y2/2। तो ये -2 -1 इक्वल टू x2 और 2 -2 इक्वल टू y2। तो x2 का वैल्यू मिल गया -3 और y2 का वैल्यू मिल गया 0। तो फाइनली दोस्तों मुझे b कोऑर्डिनेट मिल गया है -3, 0। ओके, इसी तरह अगर हम देखें ध्यान से तो AC जो है, AC का मिड पॉइंट जो दोस्तों है वो 2, 3 दे रखा है। अब AC का मिड पॉइंट 2, 3 अगर मुझे पता है तो उस ये सिमिलर कैलकुलेशन अब जैसे मैंने AB में की, उसी तरह अगर मैं BC में करता हूँ तो वहाँ से मुझे भी C के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। और वो अभी मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, जिस तरह मैंने ये AB का मिड पॉइंट लगाया, आप लगाइए AC का मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट लगाने से मुझे वैल्यू मिल जाएगी C की 3, 4। ओके, अब ABC तीनों पॉइंट मुझे पता है, और तीनों पॉइंट मुझे पता है और मुझे फाइंड करना है इस ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों कि तीनों ABC के सम डिवाइड बाय 3, यानी कि 1 - 3 + 3 डिवाइड बाय 3 और 2 + 0 + 4 डिवाइड बाय 3, ये बन गया सेंट्रोइड। तो फाइनली जी का आंसर हो गया दोस्तों, क्या होगा 1/3, 4 + 2/3 यानी कि 2 बन गया। तो इस तरह हमने ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड कर लिया, आंसर बॉम्बे। ओके दोस्तों, तो मिड पॉइंट से हमने दोनों वर्टेक्स फाइंड कर लिए और फिर हमने सेंट्रोइड फाइंड कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, सर्कम सेंटर की स्टोरी क्या है दोस्तों? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है। ओके, A B C, हालांकि वर्टेक्स हमें दे रखे 1 2 5 6 और 9 2। इसका मान लेते हैं इसका जो सेंटर सीडीएस होगा, ओके, वही मेरा सर्क्यूम सेंटर रहेगा। अब देखो, सर्क्यूम सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला तो हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते, बट यहाँ देखो कैलकुलेशन एक दो मेथड लगा रहे हैं। मेथड 1 ही हो सकता है जो आपको मैं दे रहा हूँ, और मेथड 2 हम डायरेक्ट बाय ऑप्शन जाएंगे। मेथड 1 ये कि सीडीएस जो सर्कम सेंटर को मान लेते हैं H, के। अब दोस्तों स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि ये तीनों चीज रेडियस होगी, या हमको याद भी है कि सर्कम सेंटर का क्या डेफिनेशन होता है कि ट्रायंगल के अंदर का ऐसा पॉइंट जो उसके तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। यानी कि अगर मुझे पता है आप AC डैश डिस्टेंस, BC डैश डिस्टेंस और CC डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों तरह से, अगर सर्कल के रेडियस के कंपेयर मतलब मेथड से भी दिख रहा है, या इसकी सर्कम सेंटर की एक डेफिनेशन है उससे भी आइडिया आ गया।
तो एक मेथड पहला तो ये है दोस्तों, सी डैश को एच के एज्यूम कर लीजिए, फिर ये तीनों इक्वालिटी, एक बार ये दोनों इक्वल ले लीजिए, एक बार ये दोनों इक्वल ले लीजिए, जिससे हमें एच के का आंसर मिल जाएगा। बट तीसरा ऑप्शन में ये भी बोल रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन मेथड 2 जो कि हमें करनी है कि हम बाय ऑप्शन ही क्यों ना जाए, ऑप्शन में से ऐसा एक पॉइंट ढूंढ ले जो ए बी सी तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। ऑप्शन ए लगाते हैं अगर, तो ऑप्शन ए में सबसे पहले अगर मैं पॉइंट ए से फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ए सी डैश क्या बनेगा दोस्तों, 1, ओके, ए और चलो ये 5 1 से, तो 5 में से एक गया 4, तो √4² प्लस 2 - 1 1², ये बन गया √17। और बी सी डैश लगाएंगे दोस्तों, तो 5 में से 5 गया 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 में से एक गया 5 का स्क्वायर, यानी ये 5 बन जाएगा। ऑब्वियसली ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दो ही आंसर इक्वल नहीं है। इस तरह बी ऑप्शन आप चेक करेंगे, सी चेक करेंगे, कोई भी दो चेक करेंगे, और यहाँ पे आप डी चेक कर रहे हो तो डी आंसर मेरा देखो हो रहा है कि ए सी डैश का आंसर। अब दो इक्वल नहीं आ रहे तो तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो देखो इसमें से 5 - 1 यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 2 - 2 0 यानी ए सी डैश मिल गया 4। बी सी डैश निकालते हैं तो 5 में से 5 गया 0 का स्क्वायर बन गया 0, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर बन गया 16, आंसर आ गया 4। और सिमिलरली सी सी डैश भी 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 में से 2 गया 0 यानी 4। मतलब डी वाला ऑप्शन एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल दूरी पे है, तो इस केस में मतलब डी ऑप्शन ही मेरा सर्किम सेंटर हो गया। तो ये एक थोड़ा एमसीक्यूज के लिए स्पीड में जा सकते हैं, वरना इन तीनों का इक्वल दो बार लेके हम एच के तो फाइंड कर ही सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते 67 का आंसर दिल्ली आने के बाद। 68, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेड बाय वर्टाइसिस। तो इसमें भी हम चाहे तो वो ऊपर एक क्वेश्चन में पॉलीगॉन वाला लगाया तो वो भी लगा सकते हैं, और ना इसका खुद का ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 10 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 x1 y1 1। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखा है तो कोई बात नहीं, x2 y2 1, x3 y3 और 1। तो एरिया का आंसर 10 तो दे ही रखा है, तो 10 = 1/2। अच्छा, तो एरिया 1/2 है, यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आएगी अगर आपको याद है, क्योंकि एरिया पहले से हमको दे रखा है दोस्तों, एरिया = 10, तो क्योंकि डिटरमिनेंट का आंसर तो प्लस माइनस 10 दोनों हो सकता है ना, क्योंकि एरिया पॉजिटिव दिया गया इन्होंने, बट क्योंकि डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। या एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए ये 10 रहने देते हैं अपने हिसाब से। क्वेश्चन ने एरिया मुझे 10 दे रखा है वो अलग बात है, मैं अपने हिसाब से एरिया का फॉर्मूला फाइंड कर लेता हूँ। ओके, तो ये 1/2 के ब्रैकेट में -2 × 1 यानी -2 - 0, फिर -3 + 3 ब्रैकेट में 0 माइनस ब्रैकेट में k - 1, और लास्ट में -1 बाहर है इसलिए वो k - 1, और ये बन गया +2, तो 1/2 -2k ब्रैकेट खोल दे तो -3k + 3, ये -k + 1 - 2। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर देख पा रहे हैं 1/2 -6k, 3 और 1 4 में से 2 गया तो 2, ये बन गया -3k + 1। ये हमने हमारे हिसाब से फाइंड कर लिया। ओके, अब दोस्तों क्या देखा रहेगा कि मुझे एरिया दिया है 10। अब मैं जानता हूँ कि एरिया क्या होता है 1/2 और वो मोड होता है = 10। अब ये मोड का जो आंसर वो हमने डिटरमिनेंट से पहले फाइंड कर लिया था, 1 और 1/2 भी इसके साथ हमने इंक्लूड कर दिया था, तो ये मोड -3k + 1 का वैल्यू हो गया 10। तो अगर मोड खुलेगा तो एक बार प्लस आंसर आएगा, दूसरी बार आएगा -10, तो यहाँ से -3k मिल गया 9, तो k की वैल्यू मिल गई -3, यहाँ से k की वैल्यू 11/3। k के दो आंसर मिले हैं ऑप्शन। अच्छा, k स्क्वायर फाइंड करना है तो कर लीजिए, या तो 9 होगा या तो हो गया 11 का स्क्वायर 121/9। तो ऑप्शन में दिख रहा है दिल्ली आंसर ये वाला अवेलेबल
है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सवाल था कि एरिया पहले से प्रोवाइड किया है और एक अननोन हमें के फाइंड करना, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों 69 सवाल पे। अब यहाँ से हमारा बाइनोमियल शुरू हो रहा है। तो √5 + 2 की 4 पावर प्लस √5 - 2 की 4 पावर। चलो इसका अगर याद है तो 2 टाइम 4c0 √5 की 4 पावर। सेकंड टर्म कट जाएगा एडिशन होने से, 4c2 √5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4c4 2 की 4 पावर। 4c01 √5 की 4 यानी 5 का स्क्वायर 25, 4c2 हो गया 6 √5 का स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर 4 और c41 2 का 4 पावर 16। 25 प्लस 6 पंचा 30, 30 चौक 120 और ये 16। 2 मल्टीप्लाई कर देते, 12 × 24 प्लस 16 × 32, 240 प्लस 50 हो गया 290, 290 प्लस 3 हो गया 29, 30 करीब 32 यानी कि 322। ऑप्शन दिख रहा है बॉम्बे यहाँ पे मेरा आ चुका है। ओके आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 70 पे। इन द एक्सपांशन ऑफ √2 + 4 √7 की 100 पावर, नंबर ऑफ द टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। ओके रेडिकल साइन से फ्री टर्म्स। ओके ओके इसका हाँ यहाँ पे बॉम्बे आंसर आ चुका था। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल टर्म लिख लेते हैं। PR+1 100 CR √2 की पावर 100 माइनस R और 4th √7 की पावर R। थोड़ा अच्छी तरह लिखे, ये 2 की पावर हो गया 100 माइनस रूट यानी 1/2 पावर हो गई और ये 1/4 पावर हो गई। अब दोस्तों सवाल क्या है कि उसको टर्म चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, मतलब उसमें इरेशनल या रेशनल कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मतलब रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, और रेडिकल साइन नहीं चाहिए मतलब आपको इरेशनल टर्म नहीं चाहिए। तो यानी कि ये R/4 मस्ट भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो अगर R/4 दोस्तों इंटीजर बने तो R की वैल्यू क्या क्या सोच सकते हैं। तो अच्छा ये भी बताया ना कि R की वैल्यू 0 से 100 में ही होती है क्योंकि 100 से चालू हो रहा है। तो R की वैल्यू 0 फिर 4 का कोई भी मल्टीपल ले ले, क्योंकि R अगर 4 का मल्टीपल रहेगा तो डिवीजन का आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। इस तरह करके लास्ट 100 ले सकते हैं। R की इतनी वैल्यू हम ले सकते हैं, मतलब कि इतने R की इतनी वैल्यू ले सकते हैं जिससे हमारा ये 7 की पावर रेडिकल साइन निकल जाए। अब दोस्तों ये भी कि R ये सारे R की वैल्यू इवन नंबर है, तो अगर ये पावर मतलब इंटीजर बनेगी तो 2 की पावर तो ऑटोमेटिक इंटीजर बन ही जाएगी, क्योंकि ये R की कोई भी वैल्यू यहाँ से रखेंगे हमने जो फाइंड किए तो इससे 2 की पावर का आंसर भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। ओके तो ये कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों, तो इसको तुम बाय AP फाइंड कर सकते हो ना। ये भी दिख रहा है देखो भी कि ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 और 4 25 जा 100, तो 25 टर्म ये हो गया 0 1 हो गया, हमें ये 26 टर्म्स दिख रहे हैं। मतलब 26 टर्म्स जो है वो हमारे फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होने चाहिए। तो ये भी है, वरना आप ये एक AP है, AP के आपको एन फाइंड करना है आप लगा लीजिए, वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71। थोड़ा लेंदी और सोचने लायक सवाल है। इन द एक्सपांशन ऑफ x + y की n पावर, क्या होता है फॉर्मूला, NCR x⁻n - r y⁻r। तीन चीज़ें दी हैं दोस्तों, सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म, और 1/3 आंसर भी दे रखा है उनका। तो T2 का वैल्यू 135, T3 का वैल्यू 30, T4 का वैल्यू है 10/3। अब तीनों फाइंड कर लेते, तो बन गया NC1 है ना, T2 यानी R की जगह 1 रखेंगे, T3 यानी N की जगह R की जगह 2 रखेंगे, ओके तीनों इक्वेशन को 1 2 और 3 नाम दे देते हैं। अब हम कर लेते हैं डिवीजन, है ना। तो अगर सपोज करते हैं पहले 2/1 कर लेते हैं एक बार, और एक बार कर लेते हैं 3/2। कॉन्जिक्यूटिव करने से ज़्यादा सही रहता है। तो 2 और 1 का डिवीजन करेंगे दोस्तों, तो NC2 तो
तो अगर आपको दोस्तों ये चीज़ याद होनी चाहिए कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन का रेशियो क्या होता है दोस्तों, तो इन दोनों का माइनस यानी एन माइनस आर प्लस वन और नीचे आर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। ये लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं अगर तो। अब x की पावर नीचे n माइनस वन है और y, तो ये बन गया y अपॉन एक्स इक्वल टू, इसको 15 से काटेंगे तो 2/9। चलो 3/2 भी कर लेते लग गया तो NC3 ओके। अब इस डिवीजन में यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो NC3 और NC2 का रेशियो बन जाएगा n माइनस टू अपॉन थ्री और ये बन गया y अपॉन एक्स इक्वल टू 1/9। ओके दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते सवाल में इसको। अब यहाँ तो एक चीज़ ये भी है, इन दोनों इक्वेशंस में अगर इसको मैं 4 और 5 सोचूं तो दोनों में y अपॉन एक्स में से, अच्छा एक काम करते, हाँ नीचे आके यहाँ पे 9 था कि इसमें से y अपॉन एक्स को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो 4/9 फिर वो n माइनस वन नीचे आ गया, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। क्यों दोस्तों ऐसा, तो अब y अपॉन एक्स की ये वैल्यू मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, देयरफॉर पहले से आइडिया नहीं आया था, तो n माइनस टू बाई थ्री वाई अपॉन एक्स की वैल्यू है 4/9 ब्रैकेट में n माइनस वन इक्वल टू 1/9, 9 कट चुका है, ये 4n माइनस फोर टू ज़ा 8 इक्वल टू 3n माइनस 3 बन गया। तो यहाँ से दोस्तों मुझे n की वैल्यू मिल गई 5। ओके दोस्तों, n की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो मुझे तो क्या क्या चाहिए, देखो n x और y तीनों चाहिए होंगे। ओके, तो n की वैल्यू दोस्तों मुझे अगर मिली है और वो n की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो वहां से y अपॉन एक्स का आंसर क्या मिलेगा मुझे, 4/9 इंटू ये 4, तो y इक्वल टू 4 कट गया, तो यहाँ से एक काम करे 9y इक्वल टू एक्स, ऐसा एक रिलेशन x और y का मिल सकता है। ओके दोस्तों, अभी तक n का वैल्यू 5 मिला है, रिलेशन मिला है 9y इक्वल टू एक्स। अब ये देखो इक्वेशन 4 का अभी इस्तेमाल हम कर चुके, तो ऊपर हमारे पास 1 2 3 इक्वेशन था, उसमें सबसे सिंपली इक्वेशन लग रहा है इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 उठा रहे हैं उसमें ये चीज़ रख दे रहे, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या है, 1 में NC1 यानी कि n हो गया, x की n माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू दे रखा है 135। चलो जो वैल्यू पता रखी, n की वैल्यू 5 है, x यानी 9y की पावर 4 इंटू वाई इक्वल टू 135। ओके दोस्तों, अब ये 5 गया डिवाइड में, 9 की 4 पावर y की 4 इंटू वाई बराबर 5, इसको डिवाइड में काटेगा तो 527 जा बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब ये 9 की 4 पावर है, तो इसको लिख दूं 3 की 8 पावर इंटू वाई की 4 इंटू वाई की 5, और ये बन गया 3 का क्यूब, तो इससे y की 5 पावर इक्वल टू 3 की पावर 8 डिवाइड में जाएगी -5 बन जाएगी। तो इससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि y इक्वल टू मिलेगा 3 की -1, क्योंकि बेस में तो y है, तो सामने ये y की 5 पावर है, तो ये 3 की -5 है, मतलब y जो है वो 3 इनवर्स होना चाहिए, यानी y की वैल्यू 1/3 मिल गई। इसको अगर इक्वेशन 5 माना होता तो इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज x इक्वल टू 9y यानी कि 9/3 x की वैल्यू 3 मिल गई। वो सब y x और n तीनों मिल चुके। अब क्वेश्चन ने एक टर्म फाइंड करने को बोला है 6 टाइम n क्यूब, 6 टाइम n क्यूब यानी 5 का क्यूब हो गया 125, x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, और y यानी हो गया 1/3। तो ये लास्ट स्टेप में यही कर दे रहा हूँ। ओके, अब 6 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, 125 का डबल हो गया 250, उसका 750 हो गया, ये प्लस ये 9 6 जा 54 प्लस 6 ये 2 हो गया 750 और 50 हो गया 804 और 2 ये 806 आंसर, यानी कि 71 में बॉम्बे आंसर था। तो काफ़ी लेंदी सवाल है दोस्तों, थोड़ा थिंकेबल भी है। तो इस तरह हमारा ये सवाल भी यहाँ पे ख़त्म होता है। 3 इक्वेशंस 3 टर्म के बनाए, फिर दो के 2 बार रेशियोस लिए, फिर n y और x अपने हिसाब से फाइंड कर लिए। ओके, नेक्स्ट सवाल 72। ओके,
ये सवाल तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है n प्लस वन n प्लस टू बाई टू। इस सवाल में है दोस्तों n इक्वल टू 5, तो ये 5 प्लस 1 हो गया 6, 5 प्लस 2 हो गया 7 बाई टू, यानी कि 6 बाई टू यानी 3 इंटू 7 बन गया 21। तो नंबर ऑफ टर्म यानी कि चेन्नई आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन। चलो दोस्तों जनरल टर्म फाइंड कर लेते हैं। टी आर प्लस वन इक्वल टू 6 सी आर एक्स की पावर 6 माइनस आर और 1 अपॉन एक्स की पावर आर। तो फाइनली ये बन गया 6 सी आर एक्स की पावर 6 माइनस 2 आर, क्योंकि एक और ही एक्स की पावर बनेगी। अब देखो दोस्तों कांस्टेंट टर्म चाहिए तो एक्स की पावर को मुझे 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ से 6 इक्वल टू 2 आर एंड आर की वैल्यू 3 मिल गई, यानी आर की वैल्यू 3 रखने से मुझे कांस्टेंट टर्म मिल गया। ओके तो अब कांस्टेंट टर्म फाइंड कर लेता हूँ। तो t3 प्लस 1 6c3, एक्स की पावर तो 0 बनना ही है, तो t4 कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 6c3 यानी 6 5 4 3 2 और 1, 3 2 जा 6 कट गया, 5 4 जा 20, यहाँ पे मेरा आंसर यानी कि चेन्नई आ चुका है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.995 यूजिंग द बायनोमियल एक्सपेंशन के फर्स्ट 3 टर्म्स। तो दोस्तों 0.99 की 5 पावर को मैं लिख दूं 1 माइनस 0.01 की पावर 5, और तो क्या, सही है ना। ओके अब इसके फर्स्ट 3 टर्म लेने हैं। चलो तो 5c0 माइनस 5c1 इंटू 0.01, ठीक है, 3 ही टर्म लेना, नियरेस्ट वैल्यू बोला, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5c2 0.01 का स्क्वायर, 5c0 दोस्तों बन गया 1, 5c1 यानी 5, पॉइंट हटाना है तो 1 अपॉन 100, अगर पॉइंट का कैलकुलेशन, 5c2 यानी कि 10, इसका स्क्वायर यानी 1 अपॉन 100 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 2 3 4, है ना। 0.01 को 1 अपॉन 100 सोच ले, स्क्वायर करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, तो आंसर बन गया 1 माइनस 5 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 1000। दोस्तों एलसीएम ले लिया जाए, 1000 माइनस 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 1000, 1000 में से 50 गया 950 प्लस 1 डिवाइड बाई 1000, ये 951 हो गया, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.955, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी हो सकती है ऑप्शन ए 951 0 पॉइंट में। ओके आखिरी सवाल 75 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। 2:2n माइनस 3n माइनस 1 किससे डिविजिबल है? तो ऑप्शन 18 है, 27 है, 9 और 12, ए और बी तो मैं डायरेक्ट काट लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 18 और 27 से डिविजिबल है तो उसको 9 से होना ही पड़ेगा, यानी 18 या 27 में से एक आंसर भी आया तो 9 आंसर आएगा ही आएगा। अब 2 सवाल तो हो नहीं सकते, इसलिए 9 और 12 में से एक आंसर पॉसिबल है। तो 2:2n यानी 2 स्क्वायर की n पावर हो गई, इसको बन गया 4 की n पावर, यानी कि 1 प्लस 3 की पावर n। शुरू करते बायनोमियल एक्सपेंशन NC0 प्लस और इस तरह टर्म बढ़ते जाएंगे। ये लेफ्ट में है 2:2n, ये NC0 1 बन गया, NC1 यानी 3n प्लस ये 3 स्क्वायर 9 इंटू NC2। अच्छा आगे वाले सारे टर्म में दोस्तों 9 तो रहेगा, एक मिनट दोस्तों, 3 स्क्वायर इंटू NC2, 3 क्यूब इंटू NC3, और ये आगे बढ़ रहा है। तो जो क्वेश्चन में चाहिए वो बना ले, इस तरफ ये दोनों लेके आते हैं। अब ये सारे टर्म में दोस्तों 3 स्क्वायर कॉमन निकल सकता है ना, NC2 प्लस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यानी कि ये 9 का मल्टीपल कुछ है, तो अब ये चीज़ 9 का मल्टीपल है, मतलब ये 9 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दोस्तों हमारा 75 में आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये मेगा टेस्ट का हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है। ओके, गुड लक फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं